नमस्कार दोस्तों, इंडियन जुडिशियल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग भारत के संविधान में संघ पर चर्चा करेंगे। देखिए, संघ का ये 8वां वीडियो है और इससे पूर्व के सभी वीडियोस जो हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप जो है वीडियोस देख सकते हैं। देखिए, संविधान के कुल 23 वीडियो हो गए हैं, मतलब 22 हो गए, 23वां वीडियो ये है। और वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दिया कीजिए। आपको लाइक करने या डिसलाइक करने से कोई नुकसान नहीं है। भाई नहीं पसंद आता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर अगर आपको मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपसे लाइक कर दिया करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियोज़ की PDF फाइल चाहिए तो PDF फाइल टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप सभी में उपलब्ध हो जाएगी। आप वहाँ से जाकर जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे देखिए, उस चैनल्स में आपको जो है जुडिशियल से रिलेटेड आपको अदर एक्ट्स की भी नोट्स और जो है PDFs मिल जाएंगी। वहाँ से आप वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, आप उनको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, भारत का वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। देखिए, भारत में जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली में जो मंत्री बनते हैं वो संसद के द्वारा बनते हैं। संसद के किसी भी सदस्य यानी संसद के किसी भी सदन का सदस्य होंगे तो वो मंत्री बन जाएंगे। परंतु ये जो मंत्री पद है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। मतलब जैसे राष्ट्रपति जो जिस व्यक्ति को चाहेगा उसको मंत्री बना देगा, ये शक्ति दी गई। और ये बात क्लियरली आर्टिकल 75 के क्लॉज 5 में बताई गई है। क्लॉज 5 क्लियरली कहता है कि प्रेसिडेंट जो होगा वो नियुक्त करेगा किसी को। वहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो कि आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट मीन्स अपर हाउस और लोअर, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में से अगर किसी की भी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करता है तो वो 6 महीने तक जो है अपना कार्यकाल कर सकता है। उसके बाद वो उसका जो पोस्ट है यानी जो भी उसका ऑफिस है वो सीज कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है आर्टिकल 75 क्लॉज 5 में। तो ठीक है, ये चीज़ आती है। तो देखिए यहाँ पर कितना महीने के लिए दिया गया, 6 महीने तक वो कार्य कर सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर उसके बाद वो अपने पद से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ऑप्शन ए है यहाँ पे 6 माह, ऑप्शन बी है 1 वर्ष, और ऑप्शन सी है 2 वर्ष, और ऑप्शन डी है 3 वर्ष। तो बिल्कुल यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो देखिए, जो कार्यपालिका है वो किसके अधीन रहकर कार्य करती है, तो बिल्कुल यहाँ पर भारतीय राजनीति में विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। क्योंकि कार्यपालिका जो है वो विधायिका के अधीन ही उनके जवाबदेही भी होती है। जैसे कार्यपालिका की जवाबदेही लोकपाल जो है लोकसभा के प्रति होती है, उसके जो होती है, यानी मंत्रिमंडल जो होते हैं वो लोकसभा के विरुद्ध जो है उनको वहाँ पर जो है अपना जवाबदेही देनी होती है किसी भी कार्य की, तो वो उसी के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो विधायिका यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो बाकी यहाँ न्यायपालिका, चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, इनसे कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाए। क्वेश्चन नंबर 148, भारत के 12वें प्रधानमंत्री व्यक्ति क्रमानुसार थे। तो यहाँ देखिए बाय द पर्सन पूछा गया है, तो भारत के जो 12वें प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए 12वें प्रधानमंत्री थे देवगौड़ा जी, यानी देवगौड़ा जी जो हैं यानी HD देवगौड़ा, हल्दी देवगौड़ा, ये जो है ये 12वें प्रधानमंत्री भारत के रहे। तो बिल्कुल ये हो जाएंगे। अच्छा, इनका कार्यकाल कब तक था, तो देखिए इनका जो कार्यकाल था वो 1/6/1996 1996 से इन्होंने जो है ये रहे थे। और ये जो है ज़्यादा दिनों तक इन्होंने अपना कार्यकाल नहीं किया था। ये जो है मात्र 21/4 यानी 21/4/1997 1997 इतने दिनों तक ये रहे थे। इसकी तो ये चीज़ हो जाती है 12वें नंबर की। अच्छा, एक प्रश्न आ जाता है कि यहाँ पे आप जो प्रेजेंट टाइम में यानी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री, तो ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, देवगौड़ा से ठीक पहले कौन प्रधानमंत्री थे, तो 12वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन है, तो 12वें नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी यानी AB वाजपेयी जी रहे। ये भी बहुत छोटे यानी 1/6/1996 से लेकर यानी ये बिल्कुल ही कम समय तक रहे थे। यानी ये जो है 16/5/1996 से लेकर 1/6/1996 तक रहे। मतलब बहुत ही जो है देखा जाए तो यहाँ पर 14 और 15 दिनों के लिए, लगभग 14 दिनों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे। उसी प्रकार यहाँ पर इंद्र कुमार गुजराल जी जो दिए हुए हैं, तो इंद्र कुमार जो गुजराल हैं ये भारत के जो है 13वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे। और बाकी चंद्रशेखर जी जो हैं ये 9वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। तो ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी ये चीज़ याद कर लीजिए, प्रधानमंत्री जो है व्यक्ति क्रम में जो है ये भारत के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, संसदीय मंत्रिपरिषद में मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो बिल्कुल अगर हम लोग देखते हैं संसदीय जो मंत्रिपरिषद होता है, मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति होते हैं, लोकसभा के। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और ये क्लियरली बताया गया है आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में। ठीक है, तो ये चीज़ आती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जामों में आया भी है ये। और ये देखिए UPPCS 2011 में भी दिया हुआ। तो बिल्कुल भारत के जो महान्यायवादी हैं, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया,
वो भारत यानी संसद में जो है उसको संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है उनके पास, परंतु वो संसद में वोट देने का अधिकार उनको नहीं दिया गया है। तो ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पर, यानी वो संसद की बहस में यहाँ पे वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ पर बोल सकते हैं, परंतु उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे। अच्छा, किस प्रोविजन में दिया हुआ है यहाँ पर? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। तो बिल्कुल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल दिया गया है वो दिया है आर्टिकल 76 की, भारत में एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा। इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ये राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। और अच्छा, ये इनका कैसे रहता है? ये प्रसाद पर्यंत होते हैं, मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेगा इनको यहाँ पर रख सकता है। ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाता है 76 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 151। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, तो इस प्रश्न को हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। तो कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री जो है सम्मिलित होते हैं, तो आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी यहाँ पे। मीन्स कैबिनेट मिनिस्टर ओनली इंक्लूड इन कैबिनेट, तो कैबिनेट वर्ड में यही मिनिस्टर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो जो सेंट्रल मिनिस्टर है वही आ जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। तो 152 देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें आमतौर पर प्राय यानी पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो देखिए जनरली भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। संसद का सदस्य नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, संसद का सदस्य होना वहाँ पे अनिवार्य है, बल्कि बस यह है कि 6 महीने तक कोई भी गैर सांसद भी प्रधानमंत्री बन सकता है। बाकी लोकसभा का सदस्य बिल्कुल, तो ये काफ़ी अप्रोप्रिएट लग रहा है। राज्यसभा का सदस्य बहुत कम ही बार ऐसा हुआ है कि राज्यसभा का सदस्य जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, तो दोनों का सदस्य। देखिए यहाँ सब प्रश्न पूछे कि आमतौर पर लगाया गया, अगर ये पूछा जाए कि भारत का प्रधानमंत्री किन सदनों से आ सकता है या कैसे है, तो ये दोनों, ये वाला आंसर हो जाता है। परंतु यहाँ आमतौर यानी जनरली जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड फ्रॉम, तो यानी यहाँ पर इलेक्टेड नहीं होता प्राइम मिनिस्टर जो होता है अपॉइंटेड फ्रॉम होता है, तो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो अपॉइंट किया जाएगा फ्रॉम, तो ये लोकसभा के द्वारा ही अधिकतर आता है, क्योंकि लोकसभा में बहुमत बहुत ही आवश्यक है सरकार बनाने के लिए। अगर लोकसभा में बहुमत नहीं है तो सरकार गिर जाती है। तो लोकसभा में जो भी पार्टी मेजोरिटी में होती है उसी का जो है प्रधानमंत्री बन के आता है। तो जो भी शक्तिशाली पार्टी होती है उसी का आता है, इसीलिए लोकसभा से ही अधिकतम समय जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। पर कभी कभी राज्यसभा से ही बन जाते हैं। जैसे बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से प्रधानमंत्री थे और वो असम की सीट से जीत के आए थे। ठीक है, तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 153। यहाँ सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और निम्न कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। देखते हैं यहाँ पे, यहाँ राष्ट्रपति दिए हुए हैं और उनका कार्यकाल दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पहले राष्ट्रपति है फारुखुद्दीन अली अहमद। तो फारुखुद्दीन अली अहमद जो है ये रहे थे 1974 से लेकर 77, तो बिल्कुल यहाँ पर ए का हो जाएगा 2 यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर दिया HN संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी की बात की है यहाँ पे, एन संजीव रेड्डी, नॉट HN, सॉरी, यहाँ पे एन संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी की बात की है, तो नीलम संजीव रेड्डी जो है इनका कार्यकाल रहा था 1977 से लेकर 82 तक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर 3 हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात की तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है इनका कार्यकाल जो था, यानी इनका जो वर्किंग पीरियड था ये 1967 से 69 तक था, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी लास्ट है बीबी गिरी। तो बीबी गिरी जो है इनका कार्यकाल लास्ट बचा हुआ है, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है 69 से 74 तक, तो ये हो जाएगा 1। तो ऑप्शन मिला देते हैं अब 2 3 4 1, देख लेते हैं यहाँ पे 2 3 4 1 2 3 4 1। देखिए यहाँ पे सी में मैच कर जाता है ये, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं पहला क्या है, भारत में राज्य में महाअधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। तो देखिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि जो महाअधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल, जो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है, तो उसकी जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाता है। तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जब तक राज्यपाल चाहते हैं तब तक वो रहते हैं, और इसकी जो रिकमेंडेशन दी जाती है, जो भी वहाँ पे मंत्रिमंडल होता है राज्य का, तो उनके द्वारा जो रिकमेंडेशन दी जाती है उन्हीं की सलाह से राज्यपाल यहाँ कार्य करते हैं और महाधिवक्ता की नियुक्ति कर देते हैं। तो ये चीज़ आती है, और उनके अनुसार यहाँ देखिए उनकी जो सैलरी है, इनकम यानी जो है महाधिवक्ता की, एडवोकेट जनरल की, वो भी कोई डिसाइडेड नहीं है, वो राज्यपाल के इच्छा अनुसार जो भी वो तय करते हैं वही रहती है, अगर आप वहाँ देखेंगे। और ये प्रोविजन दिया हुआ है आर्टिकल 165 में, तो 165 इसकी बात करता है, तो ये चीज़ यहाँ गलत हो जाती है। नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल व अपीलीय व सलाहकारी अधिकारिता होती है। देखिए ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर जो है कोलैप्स कर रहा है कि देखिए यहाँ पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय और सलाहकारी अधिकारिता नहीं होती है उनके पास। वो देखिए वो कार्य करते हैं, मगर यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी वहाँ पे इनको दी जाती हैं, उनके पास इतनी शक्ति नहीं दी है यहाँ पे। तो ये चीज़, क्योंकि यहाँ सिविल प्रक्रिया की बात की जा रही है, वो भी क्या उपबंधों के साथ राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय और सलाहकारी अधिकारिता, तो उनके पास सलाहकारी अधिकारिता नहीं होती है, किसके पास, महाधिवक्ता के पास। दोनों स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाते हैं। तो देखिए केवल ए, केवल 2, केवल एक और 2 दोनों, और ना तो 1 ना ही 2, तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 155। भारत के महान्यायवादी मीन्स अटॉर्नी जनरल के बारे में बात की है।
अटॉर्नी जनरल का प्रोविजन जरूर याद कर लीजिए, इनको दिया गया है आर्टिकल 76 में। अपॉइंट किसके द्वारा होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट होते हैं। टेन्योर कितना रहता है? जैसा कि वो चाहते हैं उनके, यानी ये जो है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के अंतर्गत आता है, मतलब उनके प्रसाद पर्यंत वो जॉब करते हैं। के विषय में निम्नलिखित कथनों पर कीजिए। देखते हैं पहला क्या, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। ठीक है, और ये चीज़ दी गई है क्लियरली 76 की क्लॉज 2 में बताया गया। बाकी उनमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होनी चाहिए। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी यहाँ सही है, यानी अटॉर्नी जनरल की वो योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होनी चाहिए। ठीक उसी तरह से जो एडवोकेट जनरल जो राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी है, उसके पास भी वही योग्यताएं होनी चाहिए जो हाई कोर्ट के जजेस के पास होनी चाहिए। तो हाई कोर्ट के जजेस के पास जो योग्यताएं होंगी वही एडवोकेट जनरल के पास होनी चाहिए, और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास योग्यताएं होनी चाहिए वो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास होनी चाहिए। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही हो जाते हैं। उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। देखिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है, उसको ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। संसद द्वारा महाभियोग, बिल्कुल यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। उसे संसद द्वारा महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जाता बल्कि सामान्य प्रक्रिया के द्वारा ही रिमूव कर दिया जाता है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर दोनों ही फर्स्ट और सेकंड सही थे और बाकी थर्ड फोर्थ गलत थे। तो युग में कौन सा सही पूछा गया है? तो बिल्कुल 1 और 2 सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो बिल्कुल यहाँ पर कानूनी विषयों पर परामर्श देने की जो शक्ति दी गई है वो कौन देता है परामर्श? तो बिल्कुल यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो जो है यहाँ पर जो है भारत सरकार को यहाँ पर परामर्श देते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, और ये चीज़ थी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, परामर्श देने की यहाँ पर प्रोविजन दिया हुआ है, और ये प्रोविजन जो है 76 क्लॉज 2 में इसकी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 157, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है। इन द मैटर ऑफ द लीगल मैटर हु गिव द एडवाइस टू द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पर लीगल मैटर्स पे एडवाइस राज्य सरकार को कौन देता है? तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियरली एडवोकेट जनरल जिनका प्रोविजन दिया गया आर्टिकल 165 में। उनकी ड्यूटी है कि वो राज्य सरकार को लीगल मैटर पे एडवाइस दें, और राज्य सरकार को किसी भी मामले में रिप्रेजेंट भी करने का उनका राइट है, और उनकी ड्यूटी भी है ये काम करने की। तो ये चीज़ हो जाती है यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 158, 1971 के संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है, और CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व में मुक्ति देता है। यह संशोधन कब किया गया था? देखिए यह संशोधन जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, पहली बात। और ये हुआ कब था? तो देखिए ये हुआ था, क्लियरली दिया गया 1976 में। तो ये आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 159, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार आया हुआ भी है। तो देखिए इसकी जो प्रक्रिया दी गई है वो दी गई है आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 61 जो है प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट की बात करता है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि देखिए सबसे पहले तो जो इम्पीचमेंट का एप्लीकेशन ले जाएगा उसमें अनुमोदन होगा, यानी रिकमेंडेशन होगा 1/4 मेंबर्स का, यानी 1/4 मेंबर जो होंगे 1/4 मेंबर्स होंगे वो साइन करेंगे यहाँ पर, तभी जो है रिकमेंडेशन जाएगा इम्पीचमेंट का। उसके बाद क्या होता है, 14 डेज़ का टाइम दिया जाता है प्रेसिडेंट को अपनी बात को रखने के लिए, या वो खुद रख सकते हैं या फिर किसी एडवोकेट और किसी की भी सहायता ले सकते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद 2/3 मेजोरिटी से दोनों सदनों में इम्पीचमेंट पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति जो है अपने पद से मुक्त हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति के साइन की भी आवश्यकता नहीं होगी, यानी जैसे और बिलों में होती है वहाँ यहाँ पर ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई, तो आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 160, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। तो देखिए भारत का जो सॉलिसिटर जनरल है ये कौन होता है? ये प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल नहीं, एक न्यायिक सलाहकार, बिल्कुल यहाँ पर यही सही हो जाएगा। यानी जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं, देखिए ये अटॉर्नी जनरल के नीचे होते हैं और ये एक न्यायिक सलाहकार होते हैं सरकार के, तो आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। अच्छा, इस समय सॉलिसिटर जनरल कौन है भारत के? तो इस समय सॉलिसिटर जनरल जो हैं ये हैं तुषार मेहता। तो तुषार मेहता जो हैं ये इस समय भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? ये प्रश्न आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इजी प्रश्न है, और सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जो है इसको कमेंट करके बताना है कि भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेजेंट टाइम में कौन है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं एक न्यायिक अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 161, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है? तो देखते हैं यहाँ पे
मंत्री परिषद की नियुक्ति करना। तो देखिए मंत्री परिषद की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं करता, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन से करता है, तो यहाँ ये स्वविवेक का उपयोग नहीं करते। विधायक जो विधेयक हैं, विधेयकों को आपत्तियों सहित वापस भेजना, बिल्कुल यहाँ पर राष्ट्रपति स्वविवेक से कार्य करता है। अगर उसे लगता है कि ये विधेयक सही नहीं तो अपनी वीटो पावर यूज कर सकता है और वो उसको वापस भेज सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर सेकंड सही हो जाएगा। बाकी थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में दिया है विधेयकों को रोक कर रखना, बिल्कुल यहाँ पर जो है जेबी वीटो का प्रयोग करके वो विधेयक को रोक सकता है अपनी मेज पर, और वो रख सकता है उसको काफ़ी समय तक के लिए, जब तक उसकी इच्छा करती है। तो ये भी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, यानी ये उसका स्वविवेक की शक्ति है। तो दो स्टेटमेंट यहाँ ठीक हो जाते हैं। क्षमा दान करना, देखिए क्षमा दान जो है यहाँ पर मंत्रिपरिषद की रिकमेंडेशन जाती है, बिल जाती है, वहाँ से पास होकर फिर प्रेसिडेंट को जा रही है। प्रेसिडेंट उन्हीं लोगों को करते हैं जो कि जहाँ पर मंत्रिपरिषद और जिनकी सलाह से, तो यहाँ पर क्षमादान में स्वविवेक की शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं। बाकी संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, तो यहाँ संयुक्त जो अधिवेशन है इसकी अधिसूचना जारी करना भी राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं करते हैं। ऐसा होता है कि जब राज्यसभा और लोकसभा के बीच में, हमने पिछले वीडियोज में बातें भी की थी किन ग्राउंड्स पर जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, और बुलाया किस आर्टिकल में जाएगा, तो 108 में बुलाया जाएगा। तो 3 प्रावधान दिए हैं। कोई बिल है जो कि लोकसभा में पास हो रहा है, राज्यसभा में नहीं हो रहा है, राज्यसभा में लोकसभा में वहाँ विभेद हो रहा है, या अमेंडमेंट भेजा गया है तो वो उस बिल को जो है उसमें टकराव है, वहाँ पास नहीं हो रहा है, या फिर जो बिल को रोक के रख लिया है राज्यसभा ने, तो इस तरह से संयुक्त अधिवेशन बुलाकर उस बिल को पास करने की जो है ये एक तरीका दिया गया 108 में। तो इसकी अधिसूचना राष्ट्रपति कब जारी करता है, बिल्कुल यहाँ पर फिर से बात है कि मंत्रिपरिषद के रिकमेंडेशन से ही यहाँ पर इसको जो है जारी करते, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी लास्ट देख लेते हैं, संसद को संदेश भेजना, तो बिल्कुल संसद को संदेश भेजने की जो शक्ति दी गई है वह स्वविवेकीय शक्ति है राष्ट्रपति की, तो ये यहाँ पर ये भी ठीक हो जाता है। बाकी न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति जो कोलिजन के द्वारा जो भी रिकमेंडेशन जाती है उसको वो लोग या तो पास कर देते हैं या उनको वापस भेज देते हैं, परंतु जब दोबारा जाती है तो वो मैंडेटरी हो जाती है उनको पास करना, तो ये चीज़ भी यहाँ पर जो है स्वविवेकीय नहीं होती है। तो आंसर यहाँ 2, 3 और 6 हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है। तो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2, 3, 6, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन ई यहाँ पर इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 162। देखिए हम जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाता है इतने क्वेश्चन कवर करने में। ठीक है, तो लोक निधि का अभिभावक किसे कहा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। देखिए तो जो पब्लिक वेल्थ है या पब्लिक फंड है उसको प्रोटेक्शन कौन करता है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG, यानी यहाँ पर CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो यही यहाँ पर जो है इसको प्रोटेक्ट करते हैं। और अच्छा ये इनके यहाँ पर ये चीज़ दी गई है, तो ये चीज़ आती है, तो CAG की यहाँ पावर भी दी गई है। और CAG दिया कहाँ पे गया है, तो CAG बिल्कुल आर्टिकल 148 में CAG के बारे में बताया गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 163। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने तथा अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने एवं किसी भी सदन की कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है किंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल इस प्रश्न को हम लोग पहले भी देख लिए, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ये अधिकार दिए गए परंतु वोट वो संसद में नहीं दे सकता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। देखिए कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के पास ऐसा अधिकार नहीं है, वो संसद में बोलने की इसकी पावर नहीं दी गई, परंतु यहाँ पर जो है वो अपनी रिपोर्ट भेजा करता है और जो है ये सब चीज़ें होती है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है। तो यहाँ भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त, तो उनको भी यहाँ ऐसा नहीं है। वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो ये भी नहीं। यहाँ लास्ट ऑप्शन दिया है भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 164। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है। तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है यानी CAG है, कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो उनकी जो टीका टिप्पणी है उस पर उचित कार्रवाई करने की शक्ति किस पे दी है, तो देखते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है भारत के राष्ट्रपति की, सर्वोच्च न्यायालय की, संसद की, राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो बिल्कुल यहाँ पर संसद की अंतिम जिम्मेदारी बनती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 165। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है, तो बिल्कुल ये क्लियर है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को माना जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है। और इनका प्रोविजन कहाँ दिया गया, आर्टिकल 76 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पार्लियामेंट संसद के किसी सदन के सदस्य ना होने पर भी संसद में बैठने में कौन भाग ले सकता है। बिल्कुल इस प्रश्न को देखिए थोड़ा घुमा दिया गया, बाकी वही प्रश्न है। तो कौन भाग ले सकता है, कौन वहाँ बोल सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पर भारत का न्यायाधीश तो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि जुडिशरी सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव तो है ही, और लेजिस्लेचर भी अलग किया गया, तीनों बॉडी अलग अलग हैं, और ये बात क्लियरली आर्टिकल 50 में भी बात की गई है, तो ये चीज़ नहीं होगी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी है यहाँ पर भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो संसद के सदस्य ना होते हुए भी संसद की बैठक में भाग ले सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी चुनाव आयुक्त और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष ये भी यहाँ ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
क्वेश्चन नंबर 67, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो देखिए यहाँ पर इनका मित्र यानी जो नियंत्रक महालेखा जो परिषद है यानी कि CAG कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ये अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। इनकी रिपोर्ट बनाने में हेल्प कौन करता है? इनकी रिपोर्ट देखिए, जो इनकी ऑडिट रिपोर्ट होती है उसका प्रोविजन आर्टिकल जो है 151 में बताया गया। उनकी ड्यूटीज़ जो हैं वो आर्टिकल 149 में बताई गई हैं। तो ये चीज़ जाती है, तो आर्टिकल 151 में इनकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं, सबमिट करते हैं? ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को दिया करते हैं। प्रेसिडेंट इनकी रिपोर्ट लेता है और उसके द्वारा वो रिपोर्ट आगे वो जो यानी पार्लियामेंट में यानी जो है उधर लेजिस्लेचर के समक्ष भेज देता है, मगर यहाँ पर प्रेसिडेंट को दिया करते हैं। तो इनकी हेल्प कौन करता है? तो बिल्कुल यहाँ समितियाँ दी गई हैं, प्रकलन समिति है, प्रवर समिति है, प्रकलन समिति है, प्रधानमंत्री और लोक लेखा समिति है, यानी यहाँ पर यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी है, यहाँ पर PAC दी गई है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का, यानी कि भारत के नियंत्रक महालेखाकार जो है उनका एक मित्र और मार्गदर्शक होता है लोक लेखा समिति। तो ठीक है, यहाँ PAC हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 168, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं। तो देखिए यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो लीगल एडवाइज़र हैं किसके हैं? तो राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के, भारत सरकार के। तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है, ये भारत सरकार के जो है लीगल एडवाइजर, मींस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज ए लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार के हैं, तो बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 169, भारतीय संसद में सम्मिलित है। देखिए ये प्रश्न हम लोग पिछले वीडियोज़ में भी काफ़ी कवर कर चुके हैं। तो भारतीय संसद में सम्मिलित है, ये क्लियरली बताया गया है आर्टिकल 79 में, जिसकी हेडिंग दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद में सम्मिलित कौन कौन होता है? सबसे पहले संसद में सम्मिलित होते हैं राष्ट्रपति, और उसके बाद संसद के दोनों सदन, मतलब यहाँ पर अपर हाउस प्लस लोअर हाउस यानी राज्यसभा और लोकसभा। तो इन तीनों ही से मिलकर संसद बनती है। संसद में सिर्फ 2 ही हाउस नहीं होते, हाउस के साथ में राष्ट्रपति को भी जोड़ा जाता है वहाँ पे। तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 170, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पर ये क्लियरली जो है बात कर रहा है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दार्शनिक राजा माने गए, फिलोसफर यहाँ पर किंग माने गए हैं, और यहाँ पर दार्शनिक शासक भी, रूलर भी माने गए हैं। तो बिल्कुल यहाँ क्लियरली है, यानी डॉक्टर राधा कृष्णन को ऐसा माना गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे जल्दी से जल्दी, जिससे कि ये 200 वीडियोस क्वेश्चन कवर हो जाएं, और जल्दी से जल्दी इस कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज को खत्म करते हैं, जिसके बाद और जो है शॉर्ट्स और दूसरे एप्स भी हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और PDF फाइल के लिए भाई टेलीग्राम ग्रुप और जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सारी PDF आपको मिल जाएंगी। यहाँ तक कि आपको नोट्स भी बहुत सारे उपलब्ध हो जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।